गुड इवनिंग दोस्तों। आज थोड़ा संडे था तो इसलिए मैं लेट हो गई। बट आज का जो वीडियो है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं और जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो जैसे ऑडिटिंग टॉपिक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, इसी को कवर अप करेंगे, है ना। वेदांश, ये गेट लगाना बेटा। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र प्लेटफॉर्म के रूप में एक राष्ट्र, ये वाला ये गेट लगाओ, मैं कह रही हूँ। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की कल्पना की गई है? स्वयं है, नेप्टल है, दीक्षा है, ई पाठशाला है। तो इसका आंसर होगा दीक्षा। ठीक है। तो स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ये नहीं कि स्वयं और नेप्टल दिया है तो हम उन दोनों में से कोई एक लगा कर आ जाएं। उसमें उच्च शिक्षा की बात नहीं हो रही है, इसमें किसकी बात हो रही है? स्कूली शिक्षा की बात हो रही है ना। तो स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा है? दीक्षा। नेक्स्ट वन है, सूचना का अधिकार 2005 किस धारा और उपधारा के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा 2005। तो इसकी किस धारा की उपधारा के तहत? तो पहले तो आपको धारा पता होनी चाहिए, तो धारा 15 ये कॉमन है। अब उसकी किस उपधारा के तहत होता है? तो 15(1), उपधारा 1 है और धारा कौन सी है? 1 है। शांति और न्याय के लिए संस्थान किस सतत विकास लक्ष्य का क्रमांक है? तो 15वां। आपको SDG जो 17 है, जो टोटल टारगेट्स है वो 17 है, वो आपको पूरे कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि पेपर में जो है ना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इजी क्वेश्चंस के लिए आप ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहते हैं फिर उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं बच पाता है। तो जैसे मैंने बोला शांति और न्याय के लिए, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट होना चाहिए कौन सा नंबर है उसका? तो 15th है ना। और 16th में क्या है? प्लानिंग पार्टनरशिप है ना, जिसमें आपको मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब प्रारंभ हुई है? तो ये 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई है। आपको सिर्फ इसके आंसर्स को याद करना है। दीज आर दी फैक्चुअल क्वेश्चंस, सो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो डेट है, जो डेटा है, उसको सिर्फ याद करना है। ठीक है। तो 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो है वो प्रारंभ हुई थी। अब आया है AI एक्शन समिट 2025 का मेजबान शहर कौन सा था? ठीक है। इसमें ऑप्शंस थे, न्यूयॉर्क था, पेरिस था, जिनेवा था या टोक्यो था। AI एक्शन समिट 2025 का मेजबान शहर कौन सा था? तो ये पेरिस था। ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 244, इसे याद रखिएगा। जनजातीय सलाहकार परिषद, ये आपके पार्ट A को भी कवर अप करेगा, पार्ट B तो करेगा ही करेगा, पार्ट A को भी कवर अप करेगा ये। ठीक है, ये जो वीडियो है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर? तो जब कोई चीज़ थ्रू आउट होती है तो वो किस उसमें होती है? इसको यदि आप नहीं भी कर पा रहे हो, मान लो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं भी हो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रू आउट कोई चीज़ यदि चल रही है तो वो कंटिन्यूस में चलेगी ना। तो एनुअल ऑडिट तो साल में एक बार होता है, एनुअल आप फीस पे करते हो तो साल में एक बार होता है। ठीक है। पार्शियली ऑडिट मतलब कि साल में 2 बार। ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट तो हो नहीं सकता है, ऑडिट मतलब ऑडिट के बारे में पूछा है स्पेसिफिकली, तो ये क्या आएगा इसमें? कंटिन्यूस ऑडिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑडिट से ही रिलेटेड है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है। सो इन्हें ज़रूर याद करके जाइएगा, आपके जो एक यूनिट है ना फाइनेंस की, उसके लिए काम आएगा। तो मेन ऑडिट टेक्निक इज वाउचिंग है, कंफर्मेशन है, टेस्टिंग है। तो जहाँ ऑल ऑप्शन आता है तो ऑलमोस्ट 99% वहाँ ऑल ही रहता है। एसेंशियल फॉर ऑडिट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब ऑडिट होता है तो किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है? तो डिटेल ऑफ रिसिप्ट, डिटेल्स ऑफ पेमेंट, डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो दीज आर दी 3 की फैक्टर्स
जो ऑडिट में एसेंशियल होते हैं। कितना आया, कितना गया, असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है। असेट्स के अंतर्गत क्या आता है, जो यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग होती हैं, भवन जो होते हैं, है ना, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पास कितनी लैंड है अभी अदर प्रोजेक्ट्स के लिए। लाइबिलिटीज़ में उसने कितना लोन ले रखा है बैंक से, है ना, सिक्योरिटी वगैरह के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको सिर्फ ये लाइन याद कर लेनी है कि वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिट। इसे याद करना है, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, ये याद करना है आपको। नेक्स्ट है द लाइबिलिटीज ऑफ असिस्टेंस निगलेंस इन ऑडिटर इज ऑडिट इज दैट मीन्स ये पूछ रहा है कि अंकेक्षण में सहायकों की लापरवाही का दायित्व किसके ऊपर रहेगा। तो वो ऑडिटर की लाइबिलिटी होगी, क्योंकि उसका सहायक यदि कोई गलती करता है तो उसकी लाइबिलिटी कौन बेयर करेगा, ऑडिटर। सब ऑडिटर की जो गलती होती है, जो असिस्टेंट होते हैं उनकी जो गलती है, उसको कौन बेयर करेगा, जो मेन है, ऑडिटर है। ठीक है। द स्टेचुरी ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू, जो स्टेचुरी मतलब कि जो एक वैधानिक पद या जो भी है, जो एक पद के अंतर्गत रहते हैं, तो वो ड्यूटी बाउंड करते हैं तो सबमिट और रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो उन्हें सबमिट एक रिपोर्ट करनी होती है। मतलब स्टेचुरी एक ऑडिटर की जो एक्चुअल ड्यूटी होती है वो किसके लिए बाउंड होता है। तो देखो, वेरीफाई फिजिकली एंड वैल्यू स्टॉक तो उसकी सबऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, जिसको उसने हायर किया है कि तुम मेरी मदद करो। रिव्यू भी है तो वो कोई और असिस्टेंट कर सकता है, पर जो रिपोर्ट सबमिट करेगा वो जो है वो ऑडिटर ही कर सकता है, उसी के साइन लगते हैं। तो वो उसकी मैंडेटरी जो एक कहते हैं ना ड्यूटी है। तो स्टैच्यूटरी ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट है या जो भी कंपनी है, उसके लिए वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट वन ले लेते हैं, इंटरनल ऑडिट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इंटरनल ऑडिट भी कौन करेगा, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ही करेगा, कोई अलग से व्यक्ति नहीं आता है। जो एम्प्लॉय होता है वही जो है इंटरनल ऑडिट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एन ऑडिटर कैन कंटिन्यू अप टू, एक ऑडिटर जो है वो कब, किस तिथि के पहले अपना ऑडिट खत्म कर लेगा। तो न्यू सेशन स्टार्ट होने के पहले, तो टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब कि जैसे ही नया साल शुरू होता है ना और उसकी एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में जब आप अपना वार्षिक प्रतिवेदन देते हो तो वो आप क्या देते हो, 15 महीने के बाद देते हो ना वो। तो जो नेक्स्ट की तैयारी करोगे तो वो नेक्स्ट उसके लिए होगा ना। तो एक पूरा सेशन टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, उसके पहले आप एक ऑडिट खत्म कर लोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग हैज़ बीन ओरिजिनेटेड। अब ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना ही चाहिए कि ऑडिटिंग का जो ओरिजिन था वो कहाँ से हुआ था। ठीक है। अब ये जो है ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपके पार्ट ए में या बी में जो भी है इसमें मददगार रहेंगे, क्योंकि आपके पार्ट ए में शायद कैग दिया हुआ है। तो कैग मतलब क्या होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ। तो ये जो भारत के कैग हैं, तो यदि पूछा जाए कि हु इज़ द फर्स्ट कैग, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कैग कौन थे, तो वी नरहरि राव जी जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले कैग थे, है ना। और यदि कोई सिर्फ ये इंडिपेंडेंट हटा दे और सबसे पहले पूछे कि ब्रिटिश इंडिया का सबसे पहला ऑडिटर कौन था, तो सर एडमंड ड्रम जो है ना, इसको याद रखिएगा। यदि ओनली फर्स्ट पूछा जाए और ऑप्शन में ये दिए रहे तो इनको टिक करिएगा। और यदि इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की जाए कि इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र भारत के पहले कैग कौन थे, तो वी नरहरि राव जो जी थे ना, वो स्वतंत्र भारत के पहले कैग थे। तो ये दो फैक्ट हैं, ये याद करके जाना। पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं पार्ट ए में, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करना है। तो वी नरहरि राव जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले कैग थे। और यदि पहले ब्रिटिश इंडिया के कैग पूछे जाए तो ये सर एडमंड थे। ठीक है। तो इसी प्रकार यदि आपको जो फाइनेंस वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चंस अब हम करेंगे लगातार, ताकि जो बच्चे फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो एटलीस्ट उनको थोड़ा समझ आए कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन रेज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।